अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज का लेक्चर हमारा एनुअल एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू इन तीनों के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। मल्टी टैलेंटेड टॉपिक है आज का। सोर्सेज ऑफ करंट। सोर्सेज ऑफ करंट को बेटा डिस्कस करने से पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी बेस समझा दूं। देखिए बेटा, करंट होता है फ्लो ऑफ चार्जेस। अब चार्जेस को हम देख नहीं सकते तो उनका फ्लो मतलब करंट हमें नजर नहीं आएगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि फला वायर में फला जगह पर करंट मौजूद है? वो बेटा हमें पता चलेगा उसके इफेक्ट्स से कि करंट कौन कौन से इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है। चार्जेस फ्लो करते हुए कौन कौन से इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, उन इफेक्ट्स से हम करंट की मौजूदगी का पता चलाते हैं कि करंट फला जगह मौजूद है। हमारे इस सिलेबस में हम करंट के 3 तरह के इफेक्ट्स स्टडी करेंगे। हीटिंग इफेक्ट, जो कि आप लोगों के एनुअल एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत वर्थ रखता है। मैग्नेटिक इफेक्ट, जो कि आप लोगों के एनुअल एग्जाम में एमसीक्यू के हवाले से बहुत वर्थ रखता है। केमिकल इफेक्ट, जो कि आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू तीनों के हवाला से वर्थ रखता है। स्टार्ट करते हैं बेटा इफेक्ट्स ऑफ करंट को। इससे पहले जो मैंने आपको इसकी बेस समझाई उसको यहां पर मैं लिख दूं, दी presence of current can be detected by the various effects इट प्रोड्यूस्ड। करंट की प्रेजेंस उसके इफेक्ट्स से पता चलाई जाती हैं जो वो फ्लो करते हुए प्रोड्यूस करता है। और हम अपने सिलेबस में 3 तरह के इफेक्ट्स स्टडी करेंगे। सबसे पहला इफेक्ट बेटा हीटिंग इफेक्ट, इसके बाद बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट और थर्ड नंबर पर हम करंट का जो इफेक्ट डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट है वो बेटा इन दोनों से ज्यादा, और वो है हमारे पास केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। इन 3 इफेक्ट्स को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बेटा सबसे पहले हम आते हैं हीटिंग इफेक्ट पर। अब हीटिंग इफेक्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट रिकॉल करवा दूं। इस चैप्टर का जब हमने आगाज किया तो जो फर्स्ट लेक्चर था इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक करंट, उसमें हमने देखा था कि चार्जेस का फ्लो जो करंट पैदा करता है वो चार्ज कैरियर की वजह से होता है, और मेटेलिक कंडक्टर में चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी बात को यहां पर बेटा मैं बात को आगे इसी से बढ़ाऊंगा। फर्ज कर लें एक हमारे पास मेटेलिक कंडक्टर है इन द फॉर्म ऑफ वायर। इस मेटेलिक कंडक्टर को हमने बैटरी से अटैच किया तो इस मेटालिक कंडक्टर का
एक एंड पॉजिटिव बन गया, दूसरा एंड नेगेटिव बन गया। इस मेटालिक कंडक्टर के अंदर एटम्स मौजूद हैं जिनको यहां मैं रेड कलर के मार्कर से ड्रॉ कर रहा हूं, और यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब जब आपने इस कंडक्टर को बैटरी से जोड़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी एक्वायर करते हैं, और वो वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम देते हैं। अब बेटा बात यहां से तवज्जो वाली है, स्टार्ट हो रही है, समझिएगा। इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के पास कौन सी एनर्जी होती है बेटा? काइनेटिक एनर्जी होती है। मूवमेंट के दौरान ये इलेक्ट्रॉन्स अपने रास्ते में मौजूद एटम्स से टकराते हैं और कुछ ना कुछ एनर्जी लूज करते हैं। अब आपको बखूबी पता है कि एनर्जी कभी भी तबाह नहीं होती, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी में कमी आई वो किस में कन्वर्ट हुई? हीट एनर्जी में। अब बेटा हर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और जो करंट कंटिन्यू रहेगा फ्लो करना, तो बेटा हीट एनर्जी भी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। और इसके कॉन्सिक्वेंस में, इसके रिजल्ट नतीजे में कंडक्टर में क्या प्रोड्यूस हो जाएगी बेटा? हीट। और ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहलाएगा। ये कहां इस्तेमाल होता है? आपकी इलेक्ट्रिक आयरन में, आपके इलेक्ट्रिक टोस्टर में, आपकी इलेक्ट्रिक केटल में, आपके इलेक्ट्रिक हीटर्स में, इन तमाम चीजों में करंट का कौन सा इफेक्ट यूज होता है? हीटिंग इफेक्ट। अब देखें, जब आप कपड़े आयरन करते हैं तो आपको उस आयरन में से करंट गुजर रहा है या नहीं गुजर रहा, आपको उस आयरन के हीटअप होने से पता चलता है कि अब हीटअप हो रही है, करंट का फ्लो हो रहा है। तो ये करंट का इफेक्ट है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्लियर है बात बेटा? अब सवाल आता है कि ये हीट कितनी प्रोड्यूस होती है? इसको जिस बंदे ने डिस्कस करके कैलकुलेट किया था उसका नाम था जाउल। इस वजह से इस कैलकुलेशन को जाउल्स लॉ का नाम देते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में हम जो हीट प्रोड्यूस होती है वो कितनी होगी, उसको जाउल्स लॉ का नाम देते हैं। अब बेटा गौर से समझिएगा, हमें एक रिलेशन पता है, एनर्जी बराबर होती है चार्ज ज़रब पोटेंशियल के। देखिए बेटा, पोटेंशियल मौजूद है, चार्जेस मौजूद हैं और एनर्जी भी इन्वॉल्व है, तो इस रिलेशन को हम यूज कर सकते हैं। यहां पर चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करें, पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करें, एनर्जी को E से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ओहम्स लॉ के मुताबिक V बराबर होता है IR के और Q बराबर होता है I क्रॉस T के। ये कहां से आया? V इज इक्वल टू IR बाय ओहम्स लॉ, I इज इक्वल टू Q ओवर T। ये करंट और चार्ज का आपसी रिलेशन है। T इधर आकर मल्टीप्लाई होगा तो Q इज इक्वल टू I क्रॉस T। अब यहां पर देखिएगा, I से I मल्टीप्लाई होकर I स्क्वायर RT इज इक्वल टू H, क्योंकि ये एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट है और इसको हम क्या नाम देते हैं? जाउल्स लॉ का। अब ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट यूज कहां होता है?
इसकी एग्जाम्पल समझ लेते हैं। सबसे पहला मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक आयरन इस्त्री में, दूसरे नंबर पर इलेक्ट्रिक हीटर्स, सर्दियों में आप इस इफेक्ट को हीटर्स में यूज करते हैं। तीसरे नंबर पर इलेक्ट्रिक केटल, चाय बनाने के लिए जो आप बर्तन यूज करते हैं पानी की गरमाइश के लिए इलेक्ट्रिक, वो बेटा करंट का हीटिंग इफेक्ट यूज करता है। और इलेक्ट्रिक टोस्टर्स, ये जो आप ब्रेड्स वगैरह होती हैं उसको टोस्ट करने के लिए आप करंट का हीटिंग इफेक्ट यूज करते हैं। अब बेटा नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तवज्जो से समझनी है बात। चार्ज अगर रेस्ट पर होगा तो वो अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। चार्ज अगर मोशन में होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। रिपीट कर रहा हूं, चार्जेस रेस्ट पर हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। चार्जेस मोशन में है मतलब करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। इसको करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। समझिएगा, whenever there is a charge, चार्ज से मुराद है स्टैटिक, there must be some electric field, and whenever there is a current मतलब moving charges, flow of charges, there must be some magnetic field। अब वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रेंथ रखती है ये डिपेंड करता है करंट की क्वांटिटी पर, कि करंट फ्लो कितना कर रहा है और जिस वायर में से फ्लो कर रहा है उससे किस डिस्टेंस पर आप मैग्नेटिक फील्ड लेना चाहते हैं। इसको करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। और बेटा इस मैग्नेटिक इफेक्ट की डिटेल नेक्स्ट चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स में हम डिस्कस करेंगे। इसकी इस चैप्टर में डिटेल नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है भी करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स। तो यहां पर इसका मैं आपको सिंपल सा बता दूं, जहां चार्ज रेस्ट पर, वहां पर क्या होगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और जहां करंट होगा मतलब चार्जेस मूव करेंगे, वहां पर क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों पॉइंट्स को आप लोगों ने बेटा फिलहाल जहन में रखना है। अब आपको मैं एक शॉर्टकट बता दूं, अगर करंट स्ट्रेट वायर में से गुजरेगा, समझिएगा बात को, ये वायर है स्ट्रेट है, इससे ये करंट फ्लो कर रहा है, तो जो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बेटा सर्कुलर फॉर्म में होगी। याद रहेगा क्यों होगी, नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके डिस्कस करेंगे। इसके प्रॉपर टॉपिक्स हैं वन बाय वन। और अगर करंट किसी सॉलिनॉइड में से गुजरेगा, स्ट्रेट वायर में से गुजरेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कर्व होगी, और अगर सॉलिनॉइड में से गुजरेगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट होगी। इन दोनों पॉइंट्स को याद रखिए। अगर करंट स्ट्रेट वायर में से गुजरा तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर, और अगर करंट सर्कुलर वायर में से गुजरा, ये कॉइल है, इस कॉइल में से गुजरा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बेटा, स्ट्रेट होगी। ये बातें आपको याद रखनी है, इनकी डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह ताला वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये वाली डायग्राम विद टॉपिक, ये वाली डायग्राम विद टॉपिक, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब तीसरा पॉइंट एमसीक्यू के हवाला से कि मैग्नेटिक फील्ड की कितनी स्ट्रेंथ होगी, ये डिपेंड करता है दो चीजों पर। एक के वायर में से या कॉइल में से करंट कितना गुजर रहा है, उसकी क्वांटिटी क्या है,
और आप एलिमेंट से मतलब वायर या कॉइल से कितने डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड को मेजर कर रहे हैं। तो यहां पर डिपेंडेंस कितनी चीजों पर है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ की दो चीजों पर है। सबसे पहले क्वांटिटी ऑफ करंट, करंट की अमाउंट कितनी है, और दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या है बेटा, डिस्टेंस फ्रॉम करंट एलिमेंट, वायर या कॉइल, आप उससे कितने डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करना चाह रहे हैं। अब सवाल आता है एग्जाम्पल का कि ये मैग्नेटिक इफेक्ट कहां पर यूज होता है। सबसे पहले जितनी भी इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं उनमें हमारे पास कौन सा इफेक्ट यूज होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट। आपके घरों में जो बिजली आती है उसमें जो ट्रांसफार्मर यूज होते हैं वो करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट यूज करते हैं। आप जो रेडियो सुनते हैं उसमें करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट यूज होता है। तो बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में आपने यही चीजें फिलहाल जहन में रखनी है। नेक्स्ट चैप्टर में इन तमाम पॉइंट्स की हम डिटेल डिस्कस करेंगे। आ जाते हैं हम अपने फाइनल पोर्शन की तरफ, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट। इंपॉर्टेंट पोर्शन है। सबसे पहले बेटा मैं तरतीब से वन बाय वन तमाम पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा, उसके बाद हम इसको डिटेल के साथ समझेंगे। जितने भी पॉइंट्स पढ़ेंगे वो डायग्राम बनाकर समझेंगे। देखिए कुछ हमारे पास लिक्विड्स हैं, मैं यूं कहूंगा सॉल्यूशंस, एक्वस सॉल्यूशंस, जैसा कि हमारे पास कॉपर सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस होते हैं। अब इस सारे प्रोसेस को स्टडी करना इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। ये जो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होंगे, किस तरीके से होंगे, कैसे सारा प्रोसेस होगा, इस तमाम प्रोसेस को स्टडी करना इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। अब ये जो लिक्विड्स सॉल्यूशंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं, ये कंडक्ट क्यों करवाते हैं? क्योंकि इनके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होते हैं और वो करंट का केमिकल इफेक्ट कहलाता है। यहां पर मैं वन बाय वन तमाम बातों को लिख रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। सर्टेन लिक्विड्स, इसके बारे में मैं यहां पर सबसे पहले लिख लेता हूं। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी due to some chemical reaction takes place within them. The study of this process is called इलेक्ट्रोलिसिस। सबसे पहले बेटा अगर इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन आपसे पूछता है तो आपने ये डेफिनेशन लिखनी है। दूसरे नंबर पर मैंने आपसे क्या बात शेयर की कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है
इनमें कुछ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होते हैं। अभी हम देखेंगे कि क्या केमिकल रिएक्शन इसमें टेक प्लेस होते हैं, वो करंट के केमिकल इफेक्ट की वजह से होते हैं। अब बेटा अगली बात समझिएगा, नेक्स्ट हमने ये देखना है कि जो सॉल्यूशन या लिक्विड करंट को फ्लो करवाता है उसको हम क्या नाम देते हैं। जो लिक्विड या सॉल्यूशन करंट को कंडक्ट करवाएगा उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और जिस वायर, रॉड या बेटा प्लेट के थ्रू उस इलेक्ट्रोलाइट में करंट आएगा या जाएगा उनको इलेक्ट्रोड्स का नाम देते हैं। और जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है उसको नाम देते हैं एनोड का। जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ेगा उसको नाम देंगे कैथोड का। अभी हम सिर्फ टर्म समझ रहे हैं, डायग्राम में आपको ये तमाम चीजें क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले हम बेटा क्या चीज डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट। कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। लिक्विड which conducts current is known as electrolyte। उसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट टर्म समझाई इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, वो मटेरियल जो करंट को इलेक्ट्रोलाइट से बाहर या इलेक्ट्रोलाइट में लाएगा उसको इलेक्ट्रोड्स कहेंगे। ये वायर की फॉर्म में भी हो सकता है, रॉड की फॉर्म में भी और प्लेट की फॉर्म में भी। तो यहां पर लिखिएगा मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ वायर, रॉड और प्लेट which leads the current into or out of electrolyte is known as electrodes। और अगर इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे तो उसको क्या नाम देंगे, एनोड का। और जो इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा उसको नाम देंगे कैथोड का। एनोड क्या होता है बेटा, एनोड के बारे में समझ लें। इलेक्ट्रोड कनेक्टेड विथ positive terminal of battery called anode। एनोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। और कैथोड क्या होगा, कैथोड वो इलेक्ट्रोड है जो किससे जुड़ा होगा, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जुड़ा होगा, उसको हम नाम देंगे कैथोड का। अब केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट में हमने सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड्स, एनोड और कैथोड को समझा। अब फाइनल टर्म हम समझ रहे हैं, उसको नाम देते हैं बेटा वोल्टामीटर का। वोल्टामीटर एक ऐसा बर्तन है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड्स मतलब एनोड और कैथोड मौजूद होते हैं। वेसल बर्तन कॉन्टेनिंग इलेक्ट्रोलाइट एंड टू इलेक्ट्रोड्स मतलब एनोड और कैथोड कॉल्ड वोल्टामीटर। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं वेसल कॉन्टेनिंग इलेक्ट्रोलाइट and electrodes
कॉल्ड वोल्टामीटर। ये बेटा कुछ टर्म थी केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट को समझने में। अब जब मैं इनको डायाग्राम में अभी ड्रॉ करूंगा तो तमाम डाउट्स आपके इनके रेलेवेंट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हम क्या समझेंगे वो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यहां तक देखें। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस इसकी डायग्राम बनाते हैं और इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस समझते हैं। जल्दी से इसको यहां तक आप देख लें। जी तो बच्चों, जितना कुछ पढ़ा अभी हम इसको डायग्राम में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस समझकर इस पूरे टॉपिक को फाइनलाइज करेंगे। अब सबसे पहले इसको डायग्राम में कन्वर्ट करूं उससे पहले मैं आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस समझा दूं, फिर हम इन तमाम चीजों को डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो बेटा देखिएगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग या इसको इलेक्ट्रो डिपॉजिटिंग का नाम भी देते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग या इलेक्ट्रो डिपॉजिटिंग इसका नाम हम देते हैं। देखिएगा बेटा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग या इलेक्ट्रो डिपॉजिटिंग है क्या? इसमें हमने एक मेटल की कोटिंग करना होती है किसी भी दूसरे मेटल पर। इस कोटिंग के प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग का नाम देते हैं। यहां पर मैं लिख रहा हूं, इसमें हमने एक मेटल की कोटिंग करना होती है किसी भी दूसरी मेटल पर। तो इस कोटिंग के प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब गौर से बेटा समझना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जिसकी कोटिंग करनी है, जिस मेटल को कोट करना है, चढ़ाना है दूसरी मेटल पर, उसको एनोड बनाना है, मतलब उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना है। और जिस पर कोटिंग होनी है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ना है, कैथोड। ये मैं टेक्निकल वर्ड्स आपको समझा रहा हूं, समझ लें। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आपने तीन चीजें समझ रखनी है, तीन चीजों पर ध्यान देना है। पहली चीज क्या है? जिसकी कोटिंग करनी है, जिस मेटल को चढ़ाना है, उसको एनोड बनाना है, मतलब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना है। जिस पर करनी है उसको कैथोड, मतलब बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ना है। तीसरे नंबर पर सुनिएगा, जिसकी कोटिंग करनी है, मतलब जो एनोड बनाया हुआ है, उसी के बेस मेटल का आपने इलेक्ट्रोलाइट लेना है, मतलब सॉल्यूशन। मैं अब आपको समझाता हूं। फर्ज कर लें हमारे पास एक ब्रास की प्लेट है, ब्रास एक मेटल है, इस पर कोटिंग करना चाहते हैं कॉपर की। तो ब्रास को आपने किससे जोड़ना है? बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, मतलब कैथोड बनाएंगे। और एनोड को क्या बनाना है? पॉजिटिव। एनोड के साथ किसको जोड़ना है? कॉपर को। अब आपने कॉपर की कोटिंग करनी है तो इलेक्ट्रोलाइट भी क्या होना चाहिए? कॉपर सल्फेट होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? अब मैं यहां पर पॉइंट्स लिख रहा हूं। जिसकी कोटिंग करनी है उसको एनोड बनाएंगे, जिस पर कोटिंग करनी है उसको कैथोड बनाएंगे,
और थर्ड नंबर पर मैंने आपको क्या बात समझाई है, जिसकी कोटिंग करनी है उसके बेस मेटल का सॉल्यूशन, मतलब इलेक्ट्रोलाइट लेना है। अब सॉल्यूशन चेंज होते रहेंगे। आपने सिल्वर की करनी है तो सिल्वर का सॉल्यूशन बेस एलिमेंट वाला, बेस मेटल वाला। गोल्ड की करनी है तो गोल्ड का, आयरन की करनी है आयरन का, कॉपर की करनी है कॉपर का। तो बेटा सॉल्यूशन चेंज होते रहेंगे। क्लियर है? अब मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं जो इन तमाम चीजों को अपने अंदर कवर करेगी। गौर से समझिएगा। ये हमारे पास एक वेसल है। इस वेसल को नाम क्या दिया था हमने? वोल्टामीटर का। इस वोल्टामीटर के अंदर सॉल्यूशन मौजूद है CuSO4 एक्वस फॉर्म में। ओके है बेटा? ये बेटा इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है इसके अंदर। ये दो हमने इलेक्ट्रोड्स लिए। ये पहला इलेक्ट्रोड है और ये हमारे पास दूसरा इलेक्ट्रोड है। बेटा बात को तवज्जो से समझिएगा। एक इलेक्ट्रोड और